हे गाइस, सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है आज के फ्रंट पेज रीडिंग स्पेशल क्लास में। ये क्लास वास्तव में स्पेशल है, गेम चेंजर है। अगर आप इसको 15-20 मिनट हर रोज घर पे दो। मुझसे लोग पूछते हैं सर मैं एडिटोरियल्स नहीं पढ़ पाता हूं, कहां से शुरू करना है मुझे? तो यहां से आपको शुरू करना है। कोई भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज आप उठाएं हर रोज, है ना। आप सभी हेडलाइन से गो थ्रू हो, रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ हेडलाइन से गो थ्रू होना है सभी के सभी, और एक या दो बड़े आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है। 15-20 मिनट लगते हैं इस काम में, हर रोज आप करें। आप देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे स्काई रॉकेट होती है। बहुत जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर बनने लगेगी। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। पहले मैं करता हूं हेडलाइंस को, है ना, फिर मैं लेंगे मेन आर्टिकल्स अपने एक या दो। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये अपनी पहली हेडलाइन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं। चलो, कर न्यू रूम्स टेंट्स विद हीटिंग फॉर ट्रूप्स ऑन LAC एज हार्श विंटर सेट्स इन। कह रहे नए कमरे और नए टेंट, और कैसे भाई? हीटिंग के साथ, जिसमें हीटर लगा होगा या फायर प्लेस होगा। कह रहा ऐसे कमरे जिनमें टेंट्स में हीटर लगा होगा, हीटिंग होगी, ट्रूप्स के लिए, फौजियों के लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चाइना के बॉर्डर पे। और क्यों? जैसे ही एज हार्श विंटर जो है, कड़ी सर्दी जो है, सेट इन होती है, शुरू होती है। तो सर्दी शुरू हो रही है, वहां पे फौजियों को ठंड लगेगी। LAC पे वैसे भी वहां पे बहुत ठंड रहती है, तो इन्होंने नए रूम्स और टेंट्स बनाने शुरू कर दिए इनके लिए, जिसमें हीटर्स लगे होंगे। देखने वाला एक ही वर्ड आया इसमें, सेट इन नाम की फ्रेजल वर्ब। इसको मैंने अलग से ले लिया है, जस्ट ए मिनट। देखो, सेट इन का मतलब होता है इस फ्रेजल वर्ब का शुरू होना किसी काम का, बिगिन होना, कमेंस होना, स्टार्ट होना, इनॉग्रेट होना, किसी भी चीज की नई शुरुआत होना, उसको कहते हैं अपने सेट इन। जब आप बोलते हो ना विंटर्स हैव सेट इन, आप बोल रहे हो भाई सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, सर्दियां आ गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, ध्यान से देखें। सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर DDC पोल्स इन JNK, कैंडिडेट्स एंड कैंपेन इन लॉकडाउन। करेक्ट, सिक्योरिटी ब्लैंकेट आ गया। ब्लैंकेट क्या होता है भाई? कंबल, है ना, कंबल जानते हो ना। ब्लैंकेट सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा, सेफ्टी। तो सिक्योरिटी ब्लैंकेट का मतलब क्या है? ये कश्मीर है, इसको पूरे को आपने सिक्योरिटी के ब्लैंकेट से कवर कर दिया है। हर तरफ आपको फौजी मिलेंगे, है ना, हर तरफ आपको वहां पे आर्मी पर्सन मिलेंगे। तो ऐसा एक सिक्योरिटी कैंप ब्लैंकेट आ गया है। और देखो आया क्यों है? DDC पोल के लिए। वहां पे जो DDC नाम के चुनाव के जो अभियान होने हैं, जो पोल्स होने हैं, उस पोल्स के लिए इस ब्लैंकेट को लाया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पोल्स, ऐसा समझे आप, है ना। कहां पे? JNK में। अच्छा, हुआ क्या? कह रहे जो कैंडिडेट्स हैं और जो कैंपेन है वो हो रहा है इन लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंदर। अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लाइन है, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। हुआ ये है, जिस आदमी ने BJP की टिकट से चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दायर नहीं की है, मतलब किसी ने कांग्रेस से की है या कोई और पार्टी से की है, उस इंसान को एक स्कूल या कॉलेज में वहां की सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ये बोल करके कि आप पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है ना। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? भाई हम BJP से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमें बंद किया गया है, क्योंकि BJP की सरकार ये चाहती है, सेंटर में बैठी हुई, कि हम वहां पे चुनाव अभियान ही ना कर पाए। तो उनको उनकी सुरक्षा के बहाने, सिक्योरिटी एक्सक्यूज से लॉकडाउन में डाल दिया है, स्कूल कॉलेजों में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आर्टिकल बना है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आप पढ़ सकते हैं इसको, पूरा अच्छा आर्टिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। ये वाला आर्टिकल भी हम करेंगे, है ना। देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कह रहे JNU Gen 5 वायलेंस, पुलिस गिव देमसेल्व्स अ क्लीन चिट। कह रहे JNU में जनवरी 5 की जो वायलेंस हुई, JNU में जनवरी 5 को जो हिंसा हुई, मार पिटाई हुई, कह रहे उस मार पिटाई में हुआ क्या? अब इसके बाद बताएगा। देखो कॉलम के बाद बता रहा है। कह रहे पुलिस जो है वो दे देते हैं अपने आप को एक क्लीन चिट। भाई पुलिस वालों ने मार पिटाई की, और पुलिस वालों ने अपने आप के ऊपर इंक्वायरी की, और पुलिस वालों की इंक्वायरी में पुलिस वालों को ही बरी कर दिया गया। समझ गए ना? पुलिस वालों ने अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी, अपने ऊपर ही इंक्वायरी करके JNU की वायलेंस में। अब यहां पे देखने वाली चीज क्या है? देमसेल्व्स। क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो वैसे तो एक ग्रामर वीडियोस में कवर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं जो लोग सिस्टमेटिकली अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब होता है जब आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट एक ही हो किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे मैं बोल दूं भाई राम ने अपने आप को कोसा, राम ने अपने आप को कोसा, तो मैं बोलूंगा राम क्रिटिसाइज्ड
क्रिटिसाइज्ड राम। ठीक है ना। अब आप सवाल करोगे सर ये राम दूसरा राम भी तो हो सकता है ना। बात बिल्कुल ठीक है। मान लो इसका दोस्त तो उसका नाम भी राम हो, तो क्या करें, राम क्रिटिसाइज्ड हिम कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये हिम भी तो उसका दोस्त हो सकता है। आप तो कुछ ऐसा लिखो कि राम ने अपने आप को क्रिटिसाइज किया हो, है ना, आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता लग जाए। तो इसका इलाज क्या है, यहां पे लिख दो हिमसेल्फ। ये पीछे का सेल्फ तो आएगा ही, और राम के लिए हिम आता है तो हिमसेल्फ। अब जैसे ही आप लिखोगे ना राम क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है, राम ने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, है ना। सब्जेक्ट भी राम और क्रिटिसाइज जो हुआ वो ऑब्जेक्ट भी राम। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वर्ब के बिल्कुल बाद में आता है। अब यहां भी वही हुआ, पुलिस गेव देमसेल्व्स अ क्लीन चिट। पुलिस ने अपने आप को दे दी एक क्लीन चिट। अब देखो देने वाला कौन, पुलिस। क्लीन चिट किसको दी गई, गिव वर्ब के बाद पुलिस को दी गई, है ना। तो देने वाला भी पुलिस और लेने वाला भी पुलिस, इसलिए देमसेल्व्स नाम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है। इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ग्रामर सीरीज में रखा है, मैं एक वीडियो यहां डाल भी देता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, उनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें, है ना। यहां पे सेल्व्स ही क्यों आया ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सेल्फ क्यों नहीं आया यहां पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। बस यही काम आपको जो मैं करवा रहा हूं ना हर रोज करना है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड नाम के जो चॉपर डील थी, हेलीकॉप्टर डील, उसमें जो करप्शन हुआ था ना उस पर बेस्ड है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। पहले इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश में, ये सब भी समझ नहीं पा रहे हो, तो आपका बेसिक्स बहुत कमजोर है। बिना बेसिक्स को अच्छा किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको बेसिक्स को अच्छा करना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरे बेसिक्स से शुरू से लेकर के लास्ट तक इंग्लिश की, है ना। आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं चैनल के होम पेज से, मैं आपको दिखा देता हूं। ये चैनल का होम पेज है, आप इस पे जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट पे शुरू से लास्ट तक इसको आप प्ले करेंगे पूरे फोकस के साथ, तपस्या की तरह इसको आपको लेना है ना। इसको पूरा करने के बाद आपकी बेसिक स्ट्रगल इंग्लिश में खत्म हो जाएगी, आपको चीजें समझ में आएंगी। 50 में से 12-13 मार्क्स आप स्कोर करने लगोगे सीधे सीधे इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद। ठीक है, अगर आप इससे और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट को देख चुके हैं, तो आप मुझे प्रीमियम कंटेंट के लिए मेंबरशिप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कंटेंट फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एंड यूपीएससी, इन दोनों प्लेलिस्ट में सारे प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेंगे। 50, 60, 70 वीडियोस हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आप मेंबर बनेंगे। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन को प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें, आपको सब कुछ समझाया जाएगा मेंबर कैसे बनना है। ये वही कंटेंट है जो आप बाजार से 1500-2000 रुपए देकर के ऑनलाइन ऐप से या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से लेते हो। उसी कॉन्सेप्ट को, उसी कंटेंट को पूरे लॉजिक के साथ इन वीडियोस में मैंने कवर किया है मिनिमल कॉस्ट में। कह रहे पर्सनल ट्रेनर्स शेयर होल्डर्स मनी ऑल्सो फ्रॉम अदर डील्स। कह रहे पर्सनल ट्रेनर्स जो बने वो बन गए शेयर होल्डर्स, और मनी जो है ना वो दूसरी डील से भी निकल करके आई। हुआ क्या है इसमें, अगस्ता वेस्टलैंड जो है, ऑगस्टा वेस्टलैंड, इस डील के अंदर जो मेन अक्यूज है ना सक्सेना, उसको इन्होंने मार पीट के, समझा बुझा के, प्रेशर में डाल के सब चीजें उगलवाई। आपने कैसे कैसे इसमें करप्शन किया, है ना। तो उसने बताया कि मेरे पर्सनल ट्रेनर जो है वो ही शेयर होल्डर थे, और मैंने मनी जो है दूसरी डील से भी कमाई है और कई जगह भी करप्शन किया है। वही बता रहा है, सक्सेना डिटेल्स कवर अप आफ्टर स्टार्ट ऑफ चॉपर डील प्रॉप। तो सक्सेना नाम का ये अभियुक्त जो है, मेन अक्यूज्ड है, ये डिटेल में बताता है, डिटेल करता है कैसे इसने कवर अप करने की कोशिश की, कैसे इसने चीजों को छुपाने की कोशिश की, और कब, आफ्टर लगा के बता रहा है, जब स्टार्ट हो गया चॉपर डील के अंदर एक प्रोब, जब इस डील के अंदर एक छानबीन, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ये सक्सेना कामों में जुट गया अपने। इसने सारे करप्शन को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए क्या क्या किया, तो इसने सारी चीजें ना उगल करके बता दी पुलिस के सामने। तो इसको भी पढ़ेंगे हम, अच्छा है। अब अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे। यह आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, इसको भी हम करेंगे। इसमें 3 ही सेंटेंस हैं। कह रहे टुडे एट ई अड्डा शेयरिंग रिंग साइड व्यू एनके सिंह। तो कह रहा आज ई अड्डा नाम के किसी प्रोग्राम में, ई अड्डा तो मोस्ट प्रोबेबली एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है ना, इंटरनेट पे हो रहा है। तो कह रहा है कि ई अड्डा नाम के प्रोग्राम के अंदर शेयर कर रहे हैं अपनी रिंग साइड व्यू को। रिंग साइड व्यू क्या होती है, देखो रिंग होता है जहां पे लड़ाई हो, मतलब जो अखाड़ा होता है ना उसको कहते हैं रिंग, है ना। साइड का मतलब है बाजू में। जब आप आदमी, कोई भी आदमी अखाड़े के बाजू में खड़ा हो और अपनी व्यूज को दे कि भाई इसमें ये वाला कंटेंडर अच्छा है, ये वाला कॉम्पिटिटर खराब है, ये वाला आज जीतेगा और ये वाला आज हारेगा, रिंग साइड व्यू बोलते हैं उसको। एक्सपर्ट व्यू आप बोल सकते हो उसको, है ना। तो कह रहा है ये शेयर कर रहे हैं अपनी रिंग साइड व्यू को, अपनी एक्सपर्ट व्यू को, और करने वाले कौन है, एनके सिंह नाम के आदमी। प्रोबेबली ये चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के, है ना। तो अभी ये वहां से रिटायर होकर के अपनी बता रहे हैं कि कैसे कैसे
इकोनॉमी के अंदर अब क्या क्या होने वाला है वो ये आगे से थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये अपनी आज की लास्ट हेडलाइन, ये उन लोगों पे बनी है जिन्होंने नौकरियां जो है गंवा दी हैं लॉकडाउन में, है ना। कह रहा वीमेन आउट ऑफ वर्क। जब आप आउट ऑफ करते हो ना तो आप मतलब उस काम, वो चीज आप में पूरी हो गई है। अब वीमेन आउट ऑफ वर्क हो गई हैं, मतलब औरतों के पास काम नहीं बचा है, वर्क जो है ना आउट ऑफ हो गई है, वो एक पैसे का काम उनके पास नहीं है, नौकरियां उनकी चली गई है। वी वर मूविंग अप द लैडर। हम मूव कर रही थी अप द लैडर, सीढ़ी के ऊपर। हमें एक सीढ़ी मिली हुई थी, उस पर हम मूव कर रही थी, ऊपर आ रही थी, अपना सोशल स्टेटस, अपनी इंडिपेंडेंस को बढ़ा रही थी नौकरियां करके। एंड अब लगता है किसी ने सीढ़ी छीन ली, अब लगता है किसी ने लैडर, ये जो सीढ़ी है हमसे छीन ली है, अब हमारे पास सीढ़ी बची नहीं है। मतलब नौकरियां चली गई, पहले इंडिपेंडेंट फील करती थी, है ना, नौकरी करती थी, पैसा कमाती थी, पर लॉकडाउन के बाद, नौकरी जाने के बाद इनको लगता है अब वो लैडर इनसे छीन ली गई है, अब ये फिर से नीचे आ रही हैं सोशल स्टेटस के मामले में। चलिए शुरू करते हैं। 2 आर्टिकल्स हम उठाएंगे, प्रोबेबली 3 लेंगे, थोड़ा लंबा सेशन करने वाले हैं आज, लेकिन आपको मजा आएगा। पहले ऐसा करते हैं, हमने ये वाला सेशन, ये वाला आर्टिकल लेते हैं, न्यू रूम स्टैंड्स फॉर हीटिंग फॉर ट्रूप्स, है ना, अच्छा आर्टिकल है, ध्यान से देखना। मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, अब ये हो गया जूम्ड इन, है ना, आपको अच्छे से पढ़ने में आ रहा होगा। कह रहा एज द 6th month old military standoff in Ladakh enters winter and soldiers brace for extending deployment in freezing conditions। कह रहे जैसे ही एज क्या बताता है, जैसे ही ये काम हो रहा है तब दूसरा काम होगा। एज के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है बिकॉज, क्योंकि, और दूसरा होता है जैसे ही। तो आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होगा, यहां पे क्योंकि वाला काम कर रहा है या जैसे ही वाला काम कर रहा है। कह रहे जैसे ही जो 6 महीने लंबा मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है, मिलिट्री का गतिरोध जो है हिंदुस्तान और चाइना के बीच लद्दाख में, कह रहे जैसे ही वो एंटर करता है विंटर्स में, जैसे ही वो घुसता है सर्दियों में, है ना, स्टैंड ऑफ अब सर्दियों में भी आगे बढ़ता जाएगा, सर्दियों में भी हम स्टैंड ऑफ में रहेंगे। कह रहा है और सोल्जर्स ब्रेस फॉर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। जैसे ही सोल्जर्स तैयार होते हैं एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट के लिए, लंबे वक्त तक डिप्लॉयमेंट के लिए, और कहां पे, फ्रीजिंग कंडीशंस में, सर्द कंडीशंस के अंदर, ऐसी कंडीशंस जहां पे आप जो है जम जाओ, फ्रीज हो जाओ। कह रहे जैसे ही ये काम होता है ना, जैसे ही ये काम होता है, द आर्मी हैज क्रिएटेड टेम्पररी एकोमोडेशन फॉर ट्रूप्स जस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंक्लूडिंग टेंट्स विद हीटिंग। कह रहे जैसे ये काम हुआ ना, आर्मी ने क्रिएट कर दिया है टेम्परेरी एकोमोडेशन को, और किन के लिए, सिपाहियों के लिए। अच्छा कहां पे किया है, बिल्कुल बिहाइंड, बिल्कुल पीछे LAC के, और जिसमें शामिल क्या है, इंक्लूडिंग है जिसमें टेंट्स, और उनमें होगी हीटिंग। समझ गए। तो सर्दियों में भी अपना स्टैंड ऑफ आगे बढ़ने वाला है, सोल्जर्स तैयार हैं सर्दियों में भी डिप्लॉय होने के लिए, गश्ती करने के लिए। आर्मी ने उनके लिए टेंट बना दिए हैं, टेम्पररी टेंट्स, जिसमें हीटिंग भी होगी, फायर प्लेस भी होगा। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। ब्रेस फॉर, आपको मैं एक बार समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ब्रेस क्या होता है, आप बस में खड़े हो और अचानक से बस की ब्रेक लगी, तो आप क्या करोगे, ऊपर जो ग्रिप्स हैं उनको पकड़ोगे, है ना। अगर आपने बस में सवारी की है तो आपको पता होगा, वो ग्रिप को पकड़ने के काम को क्या कहते हैं, ब्रेस करना। ब्रेस करना, या किसी भी चीज को आप पकड़ के सपोर्ट लोगे ना, तो आप ब्रेस करोगे उस चीज को। इसी से वर्ड बना एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को गले लगाना। एम्ब्रेस का मतलब होता है हक करना। तो ब्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना जब आपको लगे कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। अब इसी से बना है ब्रेस फॉर नाम की फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट लेना किसी चीज का, किसी काम के लिए। मतलब आप पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर हो रहे हो किसी काम के लिए, तो आप ब्रेस फॉर करते हो। समझ गए ना। जब मान लो ड्राइवर ने ब्रेक लगानी है गाड़ी की, तो आपको बोलेगा ब्रेस फॉर द इंपैक्ट, मैं ब्रेक लगाने वाला हूं, इंपैक्ट के लिए तुम तैयार हो जाओ। पहले किसी चीज को पकड़ के तैयार हो जाओ जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, ताकि तुम आगे ना गिरो। तो अब ये लोग भी पहले से ही तैयार हो रहे हैं, ब्रेस फॉर कर रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट बहुत लंबे चलने वाली है, शायद सर्दियों में हमें परेशान होना पड़े, तो तैयार है हम परेशान होने के लिए। वी आर ब्रेसिंग फॉर। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा सवाल ये है, एंटर विंटर, आप कर गए एंटर विंटर में, क्या एंटर के बाद में कोई प्रेपोजिशन आनी चाहिए थी या नहीं? आप सभी से मेरा सवाल है, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार अपने दिमाग पे जोर डालो, क्या एंटर के बाद में यहां पे इनटू या ऑन लगाने की जरूरत थी या नहीं थी? चलो, जिन लोगों को याद है जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सर हमें पता था कब इनटू लगता है कब नहीं लगता। और जिनको नहीं पता है, अब ध्यान से आप देखें, एंटर है ना, बहुत सीधा नहीं है।
आपको लगता होगा एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आई, नहीं मेरे भाई, एंटर के बाद में प्रीपोजिशन आती है, आपको सीखना पड़ेगा कब लगानी है और कब नहीं लगानी, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं द यूएस फोर्सेस एंटर्ड इंडिया, इसका मतलब है वो इंडिया में घुसी, वो अपने प्लेन में बैठ के आई, कहीं से इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे लैंड हुई, मतलब इंडिया में फिजिकली घुसी। जब आप फिजिकली कहीं घुसते हो, आप किसी घर में घुसे हो, हॉल में घुसे हो, यूएस की फोर्सेस इंडिया में घुसी हैं, तब आप एंटर के बाद में कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो। तो यहां पे एंटर्ड इंडिया बिल्कुल ठीक है, यहां पे नो प्रेपोजिशन आपको जो है लगानी है। अब देखो एंटर के बाद में प्रेपोजिशन आएगी कब, एंटर के बाद में इनटू नाम का प्रेपोजिशन आएगा जब जब आप किसी के साथ में कोई पैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, समझौता करते हो, निगोशिएशन करते हो, डिस्कशन करते हो, समझ गए ना। जब जब दो पार्टियां आपस में कोई बिजनेस डील करती हैं, कोई समझौता करती हैं, कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो एंटर के बाद में इनटू लगता है। जैसे द यूएसए एंटर्ड इनटू अ डिफेंस पैक्ट विद इंडिया। अब यहां पे घुसा नहीं है यूएसए को डिफेंस पैक्ट का दरवाजा खोल के अंदर नहीं घुसा, उसने डिफेंस पैक्ट किया इंडिया के साथ, है ना, सुरक्षा समझौता किया। तो यहां पे एंटर्ड इनटू आएगा, ना कि एंटर विदाउट प्रीपोजिशन। वैसे ही द यूएसए एंटर्ड इनटू ट्रेड नेगोशिएशंस और डिस्कशंस विद इंडिया, इसमें भी देखो यहां पे नेगोशिएशन के अंदर नहीं घुसा है, डिस्कशन के अंदर नहीं घुसा है, बल्कि डिस्कशन और नेगोशिएशन की है इंडिया के साथ, है ना। तो यहां भी इनटू नाम की प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। अब देखो लास्ट, एंटर के बाद में ऑन कब लगाना है, जब आप नया कोई करियर स्टार्ट करो, जब आप नई कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करो, जब आप नई कोई पीरियड के अंदर घुसो, है ना। द यूएस इकोनॉमी एंटर्ड ऑन अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, शी एंटर्ड ऑन अ न्यू लव अफेयर, ही एंटर्ड ऑन अ न्यू एक्टिंग करियर, समझ गए ना। कोई नई शुरुआत करो ना, तब आप एंटर ऑन लगाएंगे, इसका मतलब होता है नई चीज की शुरुआत करना। तो इकोनॉमी जो है अमेरिका की, उसमें सस्टेन्ड ग्रोथ का एक पीरियड शुरू हो गया है, वो इकोनॉमी सस्टेन्ड ग्रोथ के पीरियड में आ गई है, ठीक है ना। यहां पे इसीलिए हमने लिखा है एंटर्ड विंटर, इन लद्दाख एंटर्स विंटर, है ना। तो ये स्टैंड अप जो है वो विंटर के अंदर एंटर कर रहा है, मतलब वो विंटर के अंदर जहां घुस रहा है, ये स्टैंड अप जो है धीरे धीरे विंटर जो है अब उसके अंदर आ जाएगा। तो यहां पे नो प्रेपोजिशन हमने लगाई है, कोई प्रेपोजिशन इसके बाद नहीं लगाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं आपके मार्क्स के अंदर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 5-5 मिनट में सीख लो इनको। कह रहा एन आर्मी ऑफिसर said Wednesday that in order to ensure operational efficiency of troops deployed in winters, Army has completed establishment of habitat facilities for all troops deployed in the sector. कह रहा है एक आर्मी के ऑफिसर ने, एक आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी ने ऐसा कहा, और कब कहा, ऑन वेडनेसडे। न्यूज़पेपर वाले ऑन प्रेपोजिशन को जनरली मिक्स कर देते हैं या इसको मिस कर देते हैं, बिल्कुल ही वेट करते हैं इसको, है ना। यहां पे ऑन आना चाहिए था ग्रामेटिकली। कह रहे एक आर्मी के ऑफिसर ने वेडनेसडे को ऐसा बोला, दैट वो ये कि बोला कि इन ऑर्डर टू, इस काम को करने के लिए, इन ऑर्डर टू किस काम को करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कुशलता से ऑपरेशंस को करवाने को, है ना। आज हमारी वॉर हो जाए, जंग हो जाए, तो हमारे ऑपरेशंस जो है एफिशिएंसी से चले। तो कह रहा इंश्योर करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को उन ट्रूप्स की, उन जवानों की जो डिप्लॉयड हैं, जो काम पे लगे हुए हैं इन विंटर्स, सर्दियों में, इस काम को करने के लिए ना, इस ऑफिसर ने क्या बताया, आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी ने अच्छे से स्थापित कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है हैबिटेट फैसिलिटीज को, रहने की फैसिलिटीज को, और किन के लिए, सभी ट्रूप्स के लिए, सभी फौजियों के लिए जो डिप्लॉयड हैं इस सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया, भाई सर्दी में हमारे फौजी ठंड से जम ना जाएं, ऑपरेशनली एफिशिएंट रहें, इसके लिए हमने इनकी हैबिटेट फैसिलिटीज को यहां पे एस्टेब्लिश कर दिया है। वर्ड देखने वाला कौन सा आया, हैबिटेट। ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है, वो भी कंफ्यूज करता है, दोनों को एक साथ लेंगे, है ना। देखो हैबिटेट का मतलब होता है घर, इसको होम बोल दो, रेसिडेंस बोल दो, और देखो इससे मिलता जुलता एक वर्ड है हैबिटेशन। हैबिटेट और हैबिटेशन एक ही बात है। हैबिटेट बोलते हैं घर को, हैबिटेशन बोलते हैं बस्ती को, समझ गए ना। घरों के समूह को आप हैबिटेशन बोलते हैं, लेकिन एक सिंगल घर को भी हैबिटेशन बोल देते हैं। तो हैबिटेट और हैबिटेशन में कोई बड़ा फर्क नहीं है, फिर भी अगर आपको एक सिंगल घर की बात करनी है तो हैबिटेट, अगर बस्ती की बात करनी है छोटे से 15-20 घरों की तो हैबिटेशन। अब देखो हैबिटेट से जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ना वो बनता है हैबिटेंट। इसमें और इसमें फर्क क्या है, बीच में एन लगा हुआ है। हैबिटेंट वो होता है जो किसी घर में रहता है, वाशिंदा बोलते हैं इसको हिंदी में, बाशिंदा, हिंदी में या उर्दू में, ठीक है ना। बाशिंदा मतलब कहीं पर रहने वाला, कहीं का निवासी, हिंदी बोलते हैं निवासी। तो हैबिटेट को आप निवास स्थल बोलेंगे, रेसिडेंस बोलेंगे, हैबिटेंट को निवासी बोलेंगे, जो रिजाइडर हो, जो रेसिडेंट हो। तो
ये रेसिडेंस है ना, रेसिडेंस कर देना इसको, रेसिडेंस, रेसिडेंट नहीं रेसिडेंस। समझ गए? तो दोनों में फर्क समझे, हैबिटेट और हैबिटेंट में एन जिसमें आए वो रहने वाला है, जिसमें एन ना आए वो रहने वाली जगह है, घर है। तो हैबिटेट फैसिलिटीज इन लोगों के लिए वहां पे इंश्योर कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम में ले आऊं। करेक्ट, इंडिया हैज अराउंड 50,000 troops in the region to mirror the Chinese deployment। करे इंडिया के पास लगभग 50,000 ट्रूप्स हैं, 50,000 फौजी हैं इस रीजन में, एलएसी के आजू बाजू। और क्यों है ये? मिरर करने के लिए, बिल्कुल प्रतिबिंब, छाया बनने के लिए चाइनीज डिप्लॉयमेंट की। भाई चाइना ने जब 40 लगाए तो उनको आईने में 40,000 दिखने चाहिए सामने से, 50,000 दिखने चाहिए सामने से। तो चाइना को मिरर करने के लिए, चाइना की बराबरी करने के लिए, चाइना के जैसा ही चाइना को जवाब देने के लिए इंडिया ने 50,000 चाइनीज डिप्लॉयमेंट जो है, चाइनीज डिप्लॉयमेंट के सामने 50,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया हुआ है। मिरर नाम के नाउन को वर्ब फॉर्म में यूज करते हुए देखा अपन ने। मिरर का मतलब होता है आईना, मिरर वर्ब फॉर्म में होता है आईना दिखाना। एट सच हाई एल्टीट्यूड द वेदर इज एन एडिशनल चैलेंज फॉर द ट्रूप्स टू रिमेन कॉम्बैट रेडी। कह रहे ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे, ऐसी ऊंचाइयों पे, हाई मतलब ऊंचा और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे। तो कह रहे ऐसी ऊंचाई पे जो वेदर है ना, वो एक एडिशनल चैलेंज है, वो एक अतिरिक्त चुनौती है ना, एक बड़ी चुनौती है। और किसके लिए? हमारे फौजियों के लिए, कि वो बने रहें कॉम्बैट रेडी। आपने वहां पे 50,000 ट्रूप्स तो लगा दिए, लेकिन वो ठंड से जम जाएं, है ना, बीमार हो जाएं, ऐसे ट्रूप्स लगाने का क्या मतलब है? तो वहां पे वेदर के सामने कॉम्बैट रेडी भी होना चाहिए, उनको लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार भी होना चाहिए। इसलिए उनके लिए टेंट बनाए गए जिसके अंदर हीटर फैसिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्मार्ट कैंप्स विद इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज विच हैव बीन बिल्ड ओवर द ईयर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट हैबिटेट with integrated arrangements for electricity, water, heating facilities, health and hygiene have been created। कह रहे सिवाय, अपार्ट फ्रॉम, अच्छा किसके? स्मार्ट कैंप्स के। ऐसे कैंप्स जो बड़े स्मार्ट हैं। और कैसे कैंप्स हैं? जिसमें है इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज, जिसमें सारी फैसिलिटीज एक साथ है। इसमें पानी की फैसिलिटी भी है, टॉयलेट फैसिलिटी भी है, एसी भी है, हीटर भी है, समझ गए ना, सब फैसिलिटीज इंटीग्रेटेड है। कह रहे इनके सिवा, अपार्ट फ्रॉम इन स्मार्ट कैंपस के। अजय कौन से स्मार्ट कैंप्स हैं? जो कि बिल्ड हुए हैं, जो कि तैयार हुए हैं पिछले कई सालों के दौरान। कह रहे इनके सिवा स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा मॉडर्न। कह रहा अल्ट्रा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैबिटेट है ना, ऐसे घर जो हैं, और कैसे? इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट्स के साथ, जिसमें सारी अरेंजमेंट एक साथ है, इंटीग्रेटेड है। और किस चीज की है? इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, हीटिंग की, हेल्थ की, हाइजीन्स की। कह रहे ये हैबिटेट है, हैव बीन क्रिएटेड, ऐसे हैबिटेट्स को क्रिएट किया गया है। अब यहां पे मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडर्न है ना, ये तो आप जानते हैं। हैबिटेट हैव बीन क्रिएटेड, अगर हैबिटेट सिंगुलर है तो यहां पे हैव नहीं, यहां पे हैज आना चाहिए था, समझ गए ना। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पे इसने लगाया हैबिटेट के साथ में हैव। तो क्या करें? हैबिटेट के आगे एस लगा देते हैं, है ना, इससे सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, हैबिटेट एक ऐसा नाउन है जिसको बिना एस लगाए आप प्लूरल बना सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे आपको ना एस लगाना होता है ना हटाना होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। तो हैबिटेट, एक हैबिटेट भी हैबिटेट होता है, 10 हैबिटेट भी हैबिटेट होते हैं। ऐसे सभी के सभी नाउन्स मैंने आपको ग्रामर सीरीज में पार्ट 2 में करवाए थे। मैं आपको उनका एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, है ना, ध्यान से देखना। सीरीज है, स्पीसीज है, वेयर अबाउट्स है, एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, हेयर है, फिश है, डियर है, स्वाइन है, शीप है, कोड है, ट्राउट है, सलमोन है, बुफेलो है। अगर ग्रामर सीरीज देख चुके हो तो ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। एक एयरक्राफ्ट भी एक एयरक्राफ्ट होता है, 10,000 एयरक्राफ्ट भी 10,000 एयरक्राफ्ट ही होते हैं, एस कभी भी नहीं लगता इसके आगे। वैसे ही फिश और हेयर, इनका थोड़ा अलग चक्कर है, अलग अलग टाइप की फिश के लिए अपने फिशेज लगाते हैं। वैसे फिश अगर एक ही स्पीसीज की हो, एक ही नस्ल की हो, चाहे 1,00,000 फिश हो, आप उनको फिश ही लिखेंगे, फिशेस नहीं लिखेंगे, है ना। स्पीसीज है, ये सब के सब वर्ड्स ऐसे ही हैं। तो आपको ध्यान देना है, इनको कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में बदलते हुए इनकी फॉर्म को चेंज ना किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोलता हूं ग्रामर सीरीज को फॉलो करो, आपके आधे दुखों की दवा वहां पे है। आप जो पूछते हो ना कमेंट सेक्शन में, सर ये कैसे हो गया,
ये सब मैं 1 साल पहले आपको अच्छे से बता चुका हूं कैसे कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरे ट्रूप्स ऑन द फ्रंट लाइन आर accommodated in heated tents as per tactical considerations of their deployment, he said, adding that adequate civil infrastructure has also been identified. कह रहे जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं फ्रंट लाइन पे सबसे आगे है ना, सबसे आगे जो फौजी हैं बंदूक लेके, कह रहे उनको अकोमोडेट किया गया है, उनको बसाया गया है। अकोमोडेट करना मतलब किसी को रहने की जगह देना, किसी को एडजस्ट करना। तो इन ट्रूप्स को रहने की जगह दी गई है, इनको एडजस्ट किया गया है हीटेड टेंट्स में, गर्म टेंट्स के अंदर। कह रहे कैसे? एज पर टेक्टिकल कंसिडरेशन, जो टेक्टिकल कंसिडरेशन है उसके हिसाब से। टेक्टिकल मतलब जो आपकी टैक्टिक्स से, जो आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो। कंसिडरेशन मतलब आपको किसी चीज को लेकर के जो आपके दिमाग में विचार है। तो इनके लिए हमारी आर्मी के यही विचार है कि इनको आराम से रखा जाए। टेक्टिकल कंसिडरेशन यही है कि इनको गर्म टेंट्स में रखा जाए, ये तैयार हो कभी भी बैटल को लड़ने के लिए। तो टेक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट, ही सेड, ऐसा कहने वाले हैं ये आर्मी के ऑफिसर। अब देखो उन्होंने कहा कैसे, एडिंग, ऐड करते हुए दैट, वो ये की कि एडिक्वेट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बिल्कुल पर्याप्त, बिल्कुल एडिक्वेट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हॉस्टल, स्कूल्स, होटल्स, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा जो JNK में या LAC के आसपास हमें जहां पे जरूरत पड़ सकती है सरकारी काम करने की, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब क्या है? मान लो कल को 1 लाख फौजी बुलाने पड़े, 60,000 अभी हैं, 50,000 अभी हैं, 40,000 के लिए और के लिए आपको जगह चाहिए होगी। रातों रात तो इनके लिए मकान बनेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? आसपास के किसी स्कूल के अंदर इनको ठहराओगे, वो स्कूल है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी हॉस्पिटल में इनको ठहराओगे, किसी पंचायत की बिल्डिंग में इनको ठहराओगे। तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो वहां पे इनको फटाफट से इनका अरेंजमेंट करके बेड्स लगा के हीटिंग दे करके इनको एडजस्ट कर देंगे। समझ गए ना? तो इसको ऐसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। धीरे धीरे यही अंडरस्टैंडिंग आपकी भी आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने भी पढ़ करके सीखा है, आप भी धीरे धीरे सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ होगा अपने शायद। कह रहे पार्ट्स ऑफ द रीजन एक्सपीरियंस क्लोज टू 40 फीट ऑफ स्नोफॉल स्टार्टिंग दिसंबर। कह रहे इस रीजन के कुछ हिस्से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं लगभग 40 फीट स्नोफॉल का, है ना। और कब? जो स्टार्ट होती है दिसंबर में। और कैसे करते हैं? कपल्ड विद द विंड चिल फैक्टर, टेम्परेचर्स डिप टू -30-40 डिग्री सेल्सियस एंड रोड एक्सेस इज ऑल्सो अफेक्टेड। कह रहे जब ये कपल्ड विद हो जाता है, जब ये जुगलबंदी में आ जाता है विंड चिल फैक्टर के साथ, इसको आप पढ़ना नेट पे, बहुत अच्छी चीज है ना, साइंटिफिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कह रहे अगर इसको हम कपल विद कर दें इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ, विंड चिल फैक्टर के साथ, तो टेम्परेचर्स डिप करते हैं -30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और रोड की पहुंच एक्सेस है वो भी अफेक्ट होती है, सड़क पे भी बर्फ जमने लगती है। ये विंड चिल फैक्टर क्या होता है? आप कभी भी टेम्परेचर को नोट करो अपनी ऐप के अंदर, किसी मोबाइल में ना टेम्परेचर को देखो, जो अपना जो एनवायरमेंट है आसपास का, तो वो आपको बताएगा 30 डिग्री सी, और नीचे लिखा होगा कभी कभी फील्स लाइक 24 डिग्री सी। तो ये ऐसा क्यों लिखता है भाई? 30 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन हवाएं ऐसी चल रही हैं, टेम्परेचर आपको 24 डिग्री लगेगा, क्योंकि हवा चलती है ना, तो उसके साथ में टेम्परेचर और गिरता है। तो वैसे अगर रुकी हुई हवा हो तो 30 डिग्री, लेकिन विंड चिल फैक्टर अगर लगा देंगे तो -30 से 40 डिग्री तक जाता है यहां पे सेल्सियस में टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर आर्मी सोर्स सेट द हैबिटेट कैन अकोमोडेट द कंप्लीट स्ट्रेंथ डिप्लॉयड इन ईस्टर्न लद्दाख। एक दूसरे आर्मी सोर्स ने ऐसा कहा कि जो हैबिटेट है ना, ये जो बस्तियां बसाई हैं इन्होंने, ये अकोमोडेट कर सकते हैं सारे के सारे घर। और कैसे? पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को जो डिप्लॉय की हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, 10,000, 20,000, 30,000 जितने भी लोग हैं ईस्टर्न लद्दाख में, कह रहे हमने जो नए घर बनाए हैं ना उसमें सबको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा एक दूसरे आर्मी सोर्स ने बताया। कह रहे द सोर्स सेट, नीचे वाला लेते हैं, कह रहे द सोर्स सेट 4 कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल कमांड्स आर अथॉराइज्ड टू हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। कह रहे सोर्स ने हमें यह भी बताया, इस अफसर ने हमें यह भी बताया, इस स्रोत ने, कि 4 जो कमांड है इंडियन आर्मी की, अब उनके नाम बताए इसने, यहां से लेके यहां तक, इस डैश के बीच में, है ना। कह रहे ये जो चारों कमांड्स है ना, ये भी ऑथोराइज्ड हैं, इनको भी पूरी पावर दे दी गई है कि क्या करें,
ये हैव कर सकते हैं, रख सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट को। बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो कपड़े और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनको ये हैव कर सकते हैं। अब ये कौन से इक्विपमेंट है जो नीडेड है लार्जली फॉर हाई एंड वेरी हाई एल्टीट्यूड, जिनकी जरूरत होती है अक्सर बहुत ही हाई और बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, 8,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे। तो कह रहा है इन्होंने ये भी बताया कि इनको इस चीज का ऑथराइजेशन मिल गया इसको यूज करने का। आगे और किसका मिला है, एंड स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दैट नीडेड मेनली फॉर सुपर हाई एल्टीट्यूड। और बहुत ही बड़े, बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लोथिंग और पहाड़ी पे चढ़ने वाले इक्विपमेंट को भी इनको मिल गया है, जो कि जरूरत होती है हमें खास करके सुपर हाई ऑल्टीट्यूड के। तो ऊपर वाला तो 8 से 18,000 पे था, 18,000 से ऊपर वाली हाइट पे है ना, वहां पे ये वाला इक्विपमेंट चाहिए होता है। कह रहा ये भी लेने की इनको इजाजत मिल गई है। आई कह रहा मच ऑफ दिस क्लोथिंग इक्विपमेंट इज इंपोर्टेड। कह रहा ज्यादातर ये क्लोथिंग इक्विपमेंट जो है इंपोर्टेड है, इसको इंपोर्ट किया गया। ध्यान देने वाली चीज है, क्लोथिंग इक्विपमेंट क्या एक इक्विपमेंट है क्या भाई? 50,000 फौजियों के लिए क्या एक ही वेस्ट है, एक ही कपड़े क्लोथिंग इक्विपमेंट है? और कह रहा है इज इंपोर्टेड, उसके लिए वर्ब भी लगाइए इस। ध्यान देना, आप मिल्क वाटर है ना, मिल्क है वाटर है, इसको कभी भी काउंट नहीं करते हो। आपको पता है ये मास नाउंस है, मटेरियल नाउंस है, इनके साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, कभी भी मिल्क्स नहीं लिखोगे, वाटर्स नहीं लिखोगे, है ना। ये चाहे 1 लीटर हो चाहे 10,000 लीटर हो, मिल्क मिल्क होता है, वाटर वाटर होता है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। वैसे ही ये तो सबको समझ में आते हैं, ये इक्विपमेंट जैसा नाउन है ना, ये किसी को समझ में नहीं आता, इसको लोग एस लगा देते हैं। ये भी मिल्क और वाटर जैसा एक मास नाउन है, ठीक है ना। कभी भी आप इक्विपमेंट्स जैसा वर्ड कहीं नहीं देखोगे, इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ऐसे और भी मास नाउन्स हैं जैसे कि फर्नीचर, पेपर, एडवाइस है ना, ज्वेलरी, ये सबके सब ऐसी चीजें हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। चाहे एक ज्वेलरी हो चाहे 10 ज्वेलरी हो, चाहे एक फर्नीचर हो चाहे 10 फर्नीचर हो। 10 फर्नीचर होगा तो आप लिखोगे 10 पीसीज ऑफ फर्नीचर। 10 पेपर होंगे तो आप बोलोगे 10 पीसीज ऑफ पेपर, है ना। लेकिन हमेशा पेपर बिना एस के आएगा, हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इक्विपमेंट के साथ में इसलिए यहां पे इसको लगाया गया। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। चलिए लास्ट लाइन है, कह रहा ओवर 10,000 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम किट्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम द यूएस इन सितंबर। तो 10,000 जो है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग जो है, इन किट्स को एक्वायर किया गया था, खरीदा गया था अमेरिका से सितंबर के अंदर। सिंपल सा आर्टिकल था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल और करेंगे फिर रैपअप करेंगे आज के सेशन को। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, सक्सेना वाला। अब ये हेडलाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ऑगस्टा वेस्टलैंड जो डील थी उसमें क्या करप्शन हुआ। इस आर्टिकल को हम पूरा करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। अब ये जूम्ड इन है, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहे फ्रॉम अटेम्प्टिंग अ कवर अप आफ्टर अथॉरिटीज ओपनड अ probe to floating a new company with his personal trainers as shareholders to laundering of proceeds from other defense deals। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पर अगर आप फ्रॉम और टू को पकड़ लें तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी। तो इस फ्रॉम को देखें और इस टू को देखें, ये फ्रॉम टू हमेशा साथ में ही आते हैं, आप देखोगे। इसका मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक, फ्रॉम हेवंस टू हेल, है ना, स्वर्ग से लेकर के नरक तक। तो ऐसे लिखते हैं इस फ्रॉम टू स्ट्रक्चर को। अब ध्यान से देखो, कहां से लेकर के भाई, फ्रॉम अटेम्प्ट करने से लेकर के एक कवर अप को, और कब, जब अथॉरिटीज ने ओपन कर दिया एक प्रॉब को, जब सरकारी एजेंसियों ने शुरू कर दिया एक इन्वेस्टिगेशन जांच को। और ये प्रॉब क्यों थी, फ्लोट करने की थी एक नई कंपनी को, लॉन्च करने की थी एक नई कंपनी को। अच्छा किसके साथ, उसके खुद के पर्सनल ट्रेनर्स के साथ, ऐसे लोग जो उसको ट्रेनर जो है ट्रेन करते थे, है ना, पर्सनल ट्रेनर थे। और उनके पर्सनल ट्रेनर कैसे, शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी के अंदर। तो पहला काम इसने क्या किया, कह रहा है इसने एक कंपनी को अटेम्प्ट किया, जो है इसने कवर अप करने के लिए एक कंपनी को फ्लोट किया, जिसमें पर्सनल ट्रेनर्स को इसने कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया। कह रहा है यहां से लेकर के, अच्छा कहां तक बता रहा है, देखो टू लगा के बता रहा है, लॉन्डर करने तक, हवाला के काम तक, पैसे को काले को ब्लैक को व्हाइट करने तक लॉन्डर करना। और किसका, प्रोसीड्स का, उस पैसे का, उस आमदनी का जो आई है फ्रॉम अदर डिफेंस डील्स, दूसरे रक्षा समझौतों से।
तो कह रहा है पहले इस काम से लेकर के दूसरे इस काम तक हुआ क्या, कह रहे दीज आर अमंग द एडमिशंस मेड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड ईडी क्लेम्स बाय चार्टेड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना। कह रहे यही वो एडमिशंस हैं, यही वो सारे के सारे गुनाह हैं जो इसने मान लिए हैं, एडमिशंस को मेड कर लिया है, ये उनमें से एक है ना। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड जो है क्लेम करता है, कह रहा मान लिए गए हैं बाय किसके द्वारा, चार्टेड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना के द्वारा। अब ये राजीव सक्सेना है कौन, ये है की अक्यूज्ड इन द ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील केस ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। कह रहे ये आदमी है जो सबसे बड़ा अक्यूज्ड है, सबसे मेन आरोपी है इस ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील में। और ये हुआ कब, क्वेश्चनिंग के दौरान, जब इससे मारपीट कर रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे, इससे पूछताछ कर रहे थे, तब इसने बताया। पूरा सेंटेंस रिपीट कर दूं, बहुत सिंपल सेंटेंस है, बस स्ट्रक्चर आपको समझनी है। सेंटेंस तो यहां से शुरू हो रहा है एक्चुअल में, है ना, यहां से। अरे फ्रॉम इस काम से लेकर के, काम क्या है, अटेम्प्ट करने का काम, एक कवर अप को, चीजों को छुपाने की कोशिश करना। और कब, जब सरकारी एजेंसियों ने शुरू कर दी थी एक जांच पड़ताल। अच्छा किस चीज की जांच पड़ताल थी, एक नई कंपनी को लॉन्च करने की, जिसमें उसका पर्सनल ट्रेनर जो थे वही शेयर होल्डर थे, है ना, फर्जी कंपनी को लॉन्च किया इसने। कह रहे यहां से लेकर के, अच्छा कहां तक भाई, भाई इसने लॉन्डर भी किया है, इसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला है। और जो ब्लैक मनी आई थी उन प्रोसीड से, उन पैसों से, उन आमदनियों से जो थी डिफेंस डील्स की, है ना, जो की थी रक्षा समझौतों की। तो कह रहे ये दोनों चीजों से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक, कह रहे ये सब चीजें थी ना, वो उनमें से एक थी जो एडमिशन इसने मेड की हैं, जो चीजों को इसने कबूल किया है। कहने वाला कौन है, ईडी। अच्छा करने वाला कौन है, कबूल, बाय लगा के बता रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना। अच्छा है कौन ये, सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा आरोपी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर्स डील केस के अंदर। और कब किसने कबूल किया, क्वेश्चनिंग के दौरान। अब आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ईडी ने बताया कि भाई इस बंदे ने सब कुछ मान लिया है, सारे अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। फ्लोट करना मतलब किसी नई चीज को लॉन्च करना। व्हेन यू फ्लोट ए न्यू कंपनी, व्हेन यू फ्लोट ए टेंडर, तो अब लॉन्च करते हो उसको बाजार में, है ना। लॉन्डर करना होता मतलब धोना। अगर आपने पैसा कमाया बिना टैक्स दिए, वो हो गया ब्लैक मनी, ठीक है ना। ब्लैक मनी क्या होती है, बिना टैक्स दिया पैसा। काला पैसा का मतलब होता है गलत पैसा नहीं, बिना टैक्स का पैसा। अगर आप उसको लॉन्डर करते हो ना, तो आप कुछ ऐसा काम करते हो कि उस पर सरकारी एजेंसियों से टैक्स की जो वसूली है वो खत्म हो जाती है, मतलब उसको आप काला पैसे से व्हाइट मनी बना देते हो। लॉन्ड्रिंग का काम यही होता है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा या बिना टैक्स का पैसा, उसको व्हाइट पैसा बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे करंटली ऑन बेल, अब आगे यहीं से शुरू करना पड़ेगा। कह रहे करंटली ऑन बेल सक्सेना वॉज extradited from Dubai in January 2019 and was interrogated by ED which attached his assets worth rupees 385 करोड़। तो कह रहे ये जो सक्सेना था इसको एक्सट्राडिट किया गया, इसको प्रत्यारोपण के जरिए लाया गया, है ना, दुबई में पकड़ा और वहां की पुलिस ने अपने को सौंप दिया, इसको कहते हैं एक्सट्राडिट करना। तो कह रहे सक्सेना जो है इसको दुबई से पकड़ के लाया गया जनवरी 2019 में और इंटेरोगेट किया गया ईडी के द्वारा, जिसने अटैच कर लिया, जिसने इससे छीन लिया इसकी एसेट्स को, पूंजी को, जो 385 करोड़ की है ना। अटैच करने का मतलब क्या है, आपकी पूंजी, आपका मकान, आपकी दुकान, उसको सरकारी खजाने में जमा कर देना, समझ गए ना। अटैच कर दिया मतलब अब वो सरकारी खजाने का पार्ट है, आपका नहीं है। अब देखो उसको कैसे अटैच किया, डिस्क्राइबिंग देम एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कह रहे इसने डिस्क्राइब किया कि ये सबकी सब चीजें प्रोसीड्स हैं, ये सबकी सब चीजें इनकम है क्राइम की, गुनाह की। ईडी ने बताया सबकी सब गलत चीजें से कमाई हुई हैं, तो ये सरकारी हैं, ना कि इसकी प्राइवेट होंगी। कर द ईडी हैज नाउ फाइल्ड एन अपील इन अ बिड टू डाइवेस्ट सक्सेना ऑफ हिज अप्रूवल स्टेटस फॉर अलेजिडली नॉट फुली डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। कह रहा है अब ईडी ने फाइल भी कर दिया है एक अपील को, एक अर्जी को, एक एप्लीकेशन को। अच्छा क्यों, इन अ बिड टू, इस मकसद से। अब मकसद क्या है, डाइवेस्ट करने का है, कम करने का है, किसका, सक्सेना को। अच्छा कैसे कम करना है, उसकी अप्रूवल स्टेटस का। तो अब ये कोई चीज होती होगी कानूनन, लीगल लैंग्वेज में अप्रूवल स्टेटस इसको मिला हुआ है, ईडी चाहती है ये स्टेटस इससे छीन लिया जाए, अप्रूवल स्टेटस। अच्छा क्यों छीना जाए, कथित तौर पे नहीं डिस्क्लोज करने के लिए, नहीं रिवील करने के लिए पूरे फैक्ट्स को उसके केस के। अगर ये पूरी बात नहीं बता रहे ना, तो ईडी को जैसे ही पता लगा, इसने कोर्ट में जाके बोला कि भाई इसका ये खास दर्जा इससे छीना जाए, अप्रूवल स्टेटस, इसको कोई रियायत ना मिले क्योंकि ये हमें पूरी बात नहीं बताता है। इन अ बिड टू मतलब इस काम को करने के लिए या इस मकसद के साथ। चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा वाइल
attaching his assets including a villa in Dubai, 5 Swiss banks, the ED claimed। कह रहे अटैच करते हुए उसके एसेट्स को अपने सरकारी खजाने में जमा करते हुए उसकी पूंजी को हुआ क्या, कह रहे जिसमें शामिल है एक विला भी, कहां पे, दुबई में, और 5 स्विस बैंक अकाउंट्स भी शामिल है। कह रहा ऐसा करते हुए ईडी ने क्लेम कर दिया, ईडी ने दावा कर दिया कि सक्सेना जो है ना, राजीव सक्सेना, उसने हैड एडमिटेड टू, उसने मान लिया है, हैज एडमिटेड टू, उसने मान लिया है, एडमिट कर लिया है, और क्या, लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नॉट ओनली ऑफ अगस्ता वेस्टलैंड डील। लॉन्डर करने को मान लिया है, किसको, प्रोसीड्स को, इनकम को, कौन सी, क्राइम की, और नाम है अगस्ता वेस्टलैंड डील की। अब देखो ये आगे कंटिन्यू है, तो अगस्ता वेस्टलैंड के अलावा इसने कहीं दूसरी जगह भी करप्शन किया है। अब इसने ईडी ने ये बताया कि भैया सिर्फ इसी के लिए नहीं, इस पे तो बहुत केस बनते हैं, इसने कई जगह काले कपात जो हैं किए हैं, काला पैसा कमाया हुआ है, सारे पैसे इसके बैंक खाते और वगैरह जो है ना सरकारी खजाने में जमा हो गए हैं। अब यहां पे एक सवाल आपका आएगा, लास्ट अपने कॉन्सेप्ट करेंगे फिर रैप अप करेंगे सेशन को। मैं आप सबसे सवाल करना चाह रहा हूं, एडमिटेड टू, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी है? ये क्लासिक क्वेश्चन है और आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस साफ तरीके से। मैं बता रहा हूं आपको, ढूंढ लेना कब टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कल ही एक बंदी पूछी थी कमेंट सेक्शन में, सर कैसे होता है, मैंने उसको यही बताया, देखो मैं हर 10वें 15वें एडिटोरियल में पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये वाला करवाता हूं। अब जिनको पता है अभी डालें कमेंट सेक्शन में, 10 से 20 फ्रेज हैं, ऑलमोस्ट 20 फ्रेज हैं, जहां पे टू के बाद में हमें पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना। अगर आपको याद है तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जरूर से कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करो वो सभी फ्रेज जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब जिनको नहीं पता है वो सारे के सारे इन फ्रेजेस को देख ले, है ना। एडमिट टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेज है हमारे पास। देखो ध्यान दो, ये सभी फ्रेजेस हैं जहां पे टू के बाद में एक जीरेंड आता है या नाउन आता है ना। नाउन आएगा तो ठीक है, अगर वर्ब आई ना तो जीरेंड फॉर्म में बदल दोगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में उसको चेंज कर दोगे। अब इनमें देखो एडमिट टू भी आ रहा है, आएगा, देखो एडमिट टू, एडमिट टू की सेकंड फॉर्म थी एडमिटेड टू, जो हमने यहां पे देखी ना, एडमिटेड टू। इसके बाद में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, है ना। ये सभी फ्रेज ऐसे ही हैं, ये सभी फ्रेज ऐसे ही हैं जिनमें आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म इनके बाद में यूज करेंगे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं पड़ा है तो। इन सभी फ्रेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो याद करना पड़ेगा, 25 फ्रेज में आपको बता रहा हूं, इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इनके अलावा टू के बाद में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म रेयरली देखोगे, है ना। अगर देखोगे तो इन्हीं में एक फ्रेज और अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो मोटे मोटे मुझे 25 याद है, मैंने लिख करके रखे हुए हैं, आप भी इनको लिख करके रखें, कहीं पे नोट डाउन करके रखें। हमेशा इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करें। रिसोर्ट टू, की टू, लीड टू, अप्रोच टू, इन एडिशन टू, एडवर्स टू, प्रायर टू, रेजिस्टेंस टू, क्रूशियल टू, इंटेग्रल टू, कस्टम टू, व्हेन इट कम्स टू। चलिए इसी के साथ रैप अप करेंगे आज के सेशन को। आज शाम में एक वीडियो लाइव करने वाले हैं हम अपने दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग वाले चैनल पे, है ना। जरूर से उस वीडियो के लिए आप मुझे ज्वाइन करें इस चैनल पे, स्पोकन इंग्लिश लैब, है ना, द स्पोकन इंग्लिश लैब। यहाँ पे आपको शाम को 8:30 बजे करीब वीडियो लाइव मिलेगी और आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। दूसरी चीज, जिन लोगों के मेंबरशिप के लिए कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को चला के देखना है, ज्वाइन बटन पे जो रखी है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कार्ड्स अगर एक्सेप्ट ना हो तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनके जरिए कैसे ज्वाइन करना है। तो पूरी वीडियो देखो आराम से, आपको मेंबरशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में, एक शेयर दें जरूर से, तब तक के लिए साइनिंग आउट।